नमस्ते। आज हम पार्ट 2 सीखेंगे, यानी सृष्टि की उत्पत्ति, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, आयुर्वेद के अनुसार पार्ट 2। आगे बढ़ते हैं। तो सृष्टि की जो उत्पत्ति है, यानी अव्यक्त से आरंभ होना, ये अव्यक्त जो होता है, जब सृष्टि की उत्पत्ति से पहले वो एक संतुलन में रहता है। जब संतुलन में रहता है तो उसकी जो संतुलन है, यानी उसकी जो इक्विलिब्रियम है, उसको भंग कौन करता है? उसको भंग करता है हमारा पुरुष। ये पुरुष जब अव्यक्त के साथ संयोग करता है, ये पुरुष जो होता है वो कॉन्शियस होता है, परंतु अव्यक्त जो है वो कॉन्शियस नहीं होता या फिर होती है। तो पुरुष जो है वो अव्यक्त के साथ मिल जाता है। तब वहां पर क्या होता है? तब अव्यक्त जो है तब तक संतुलन में जो था, पुरुष जब संयोग करता है तब वहां पर एक हलचल मच जाती है, यानी वहां पर एक वाइब्रेशन आ जाती है। और जब वाइब्रेशन या फिर उसकी संतुलन बिगड़ जाता है, तब जाकर सृष्टि की उत्पत्ति का आरंभ होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि अव्यक्त क्या है। जबकि अव्यक्त जो है, नाम से ही हमको पता चलता है कि अव्यक्त जो है अव्यक्त है, यानी हमें उसके बारे में उतनी ज्ञान नहीं है। और ये सुश्रुत संहिता के अंदर फर्स्ट चैप्टर शारीर स्थान के अंदर ये हमें थोड़ी बहुत इसकी जानकारी मिलती है। तो अव्यक्त वहां पर लिखा है कि ये सर्वभूत का कारण है, यानी सर्वभूत यानी भूत क्या होता है यहाँ पर? भूत यानी सभी जीव, निर्जीव वस्तु जो भी है, इन सभी का जो कारण है ये है हमारी अव्यक्त। परंतु इसका कोई खुद का जो है वो जन्म किसी से नहीं लेता या लेती, इसकी कोई ओरिजिन नहीं है। और इसके 3 गुण होते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है सत्व, रजस और तमस। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सुश्रुत संहिता के अंदर लिखा हुआ है 3 गुणों के बारे में, परंतु चरक संहिता के अंदर इन गुणों के बारे में कहीं जिक्र नहीं किया है। तो ये एक बहुत बड़ी डिफरेंस है। अब आते हैं, इसके 8 रूप बताए गए हैं, 8 फॉर्म्स बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? ये है प्रकृति, महत, अहंकार और तन्मात्रा। तन्मात्रा जो कि 5 है, तो कुल मिला के हुए 8। ये प्रकृति जो चीज है वो जब पुरुष जब इसके अंदर या फिर उसकी जो संतुलन जब बिगड़ जाता है, तो जैसे मैंने पहले कहा कि वहां पर एक हलचल मच जाती है। ये हलचल जाकर थोड़ी बड़ी होने लगता है, तो उस महत के बाद जो वाली चीज है ये है अहंकार, यानी मैं कर जो फीलिंग है या फिर जो चीज है उसको अहंकार कहते हैं। ये दोनों स्टेज में कि ये लय समान रूप में रहते हैं, यानी जो जिस प्रकार है वही प्रकृति, इसमें कोई भेदभाव या कुछ नहीं है। परंतु क्योंकि जो पुरुष है वो प्रकृति के अंदर मिल जाता है, तो वहां पर कॉन्शियस आ जाने लगता है, तब जाकर अहंकार होता है। और अहंकार से तन्मात्रा जो कि 5 होता है। फिर ये अव्यक्त जो है किस प्रकार आगे बढ़ता है? जैसे पहले कहा, अव्यक्त जो है अव्यक्त महत में बन जाता है, महत जो होता है वो अहंकार में बन जाता है, और अहंकार से तन्मात्रा होती है। अब तन्मात्रा कौन कौन से हैं? यहाँ पर तन्मात्रा होता है आकाश, तन्मात्रा वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ध्यान दें कि ये तन्मात्राएं हैं। सो आकाश तन्मात्रा, वायु तन्मात्रा, अग्नि तन्मात्रा, जल और पृथ्वी। आगे बढ़ते हैं। अब अहंकार के बारे में आप बात करेंगे। तो अहंकार क्या चीज है? जैसे हमने पहले कहा कि अहंकार में जो कॉन्शियसनेस होते हैं, यानी अहंकार यानी मैं कर जो आई फैक्टर या फिर जो ईगो है वो उत्पन्न होना आरंभ होता है। उसके जो 3
प्राइमरी क्वालिटीज या गुण होते हैं, आधार है, जो 3 गुण पहले बताए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? वैकारिक अहंकार, तेजस अहंकार और भूतादि अहंकार। अब इनमें से, इन तीनों में से तेजस अहंकार जो है वो हमेशा चंचल रहता है, और ये जाकर इसको और भूतादि अहंकार को चंचलित, यानी उसको जो वो इक्विलिब्रियम है इसका पहले बिगड़ जाता है। तेजस अहंकार का बिगड़ता है, तब जाकर इन दोनों की जो उनको भी ये असर पड़ता है। फिर अब पहले जैसे मैंने कहा कि वैकारिक अहंकार और तेजस अहंकार दोनों मिलकर, वैकारिक अहंकार तेजस अहंकार दोनों मिलकर क्या होता है? एकादश इंद्रिय, यानी 11 इंद्रियों के बारे में यहाँ पर बात किया है। तो वैकारिक अहंकार तेजस अहंकार से, यानी सत्व और रजस के साथ मिलने से इंद्रिय होता है। ध्यान दे, इंद्रिय यानी कान नाक के बारे में नहीं बात कर रहे, इंद्रिय के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो होते हैं बुद्धि इंद्रिय 5, कर्म इंद्रिय 5 और उभय इंद्रिय यानी मनस 1। तो कुल मिला के हुए 11। अब आगे बढ़ते हैं। फिर भूतादि अहंकार और तेजस अहंकार से तन्मात्र होता है, जैसे मैंने पहले कहा था 5 प्रकार के होते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यहाँ पर इंद्रिय और इंद्रिय अधिष्ठान जो है, आयुर्वेद जो कि चिकित्सा शास्त्र है, वो मानता है कि वो एक भौतिक चीज है, यानी इंद्रिय भी, और इंद्रिय जहां पर अधिष्ठित रहता है उसको भी भौतिक ही माना गया है। परंतु सांख्य दर्शन ने कभी भी इंद्रिय को भौतिक नहीं माना है। उन्होंने भौतिक किसको माना है? इंद्रिय अधिष्ठान को माना है। यानी अगर हम नाक लेते हैं तो नाक जो है या फिर कान जो है वो भौतिक है, परंतु जो रूप है या फिर जो श्रवण शक्ति है वो भौतिक नहीं है। वो ऐसा मानना है सांख्य दर्शन, परंतु आयुर्वेद में इन दोनों को भौतिक ही माना है, जो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब जैसे कि पहले कहा कि तन्मात्रा जब हो जाती है तो तन्मात्रा से फिर बाकी आगे बढ़ना आरंभ होता है। तो तन्मात्र क्या है? तन्मात्र यानी वैसा ही मात्र उसमें ही मौजूद है और कहीं पर भी नहीं है, यानी कहीं और देखा नहीं जाता। तो ये 5 तन्मात्राएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तन्मात्र और तन्मात्र दोनों जब संयोग होता है उनका, तब जाकर सूक्ष्म भूत की उत्पत्ति होती है, और जब सूक्ष्म भूत उत्पत्ति हो जाने के बाद इन दोनों का भी मिलन होता है, तब जाकर स्थूल भूत होता है। तो यहाँ पर तन्मात्र होता है। तन्मात्र यानी कहीं पर भी इसकी जैसी मात्रा नहीं मिलती, यानी इसकी जो साइज वाले कहीं और हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इससे ही बाकी सब कुछ आरंभ होता है। अब तन्मात्र जो है तन्मात्र के साथ मिलता है, तब जाकर सूक्ष्म भूत की उत्पत्ति होती है। अब सूक्ष्म भूत उत्पन्न होने के बाद सूक्ष्म भूत और सूक्ष्म भूत जब संयोग होता है, तब जाकर स्थूल भूत की उत्पत्ति होती है। अब आगे बढ़ते हैं कि जो शब्द तन्मात्रा है, शब्द तन्मात्रा कहीं और यानी किसी और के साथ वो संयोग नहीं करता। तो शब्द तन्मात्रा और शब्द तन्मात्रा से ही वो संयोग होता है, तब जाकर आकाश भूत उत्पन्न होता है। शब्द तन्मात्रा और स्पर्श तन्मात्रा जब संयोग होता है, तब वायु भूत होता है। शब्द तन्मात्रा और स्पर्श और रूप 3 जब संयोग होता है, तब अग्निभूत की उत्पत्ति होती है। शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा जलभूत की उत्पत्ति कराता है, और पृथ्वी भूत इन सभी का यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध है, या क्षमा करें यहाँ गंध तन्मात्रा है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। तो वो सभी को मिलन कर कर पृथ्वी भूत की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब
यहाँ एक और प्रक्रिया के बारे में हम जानेंगे। जैसे अभी देखा कि यहाँ पर एक भूत एक दूसरे भूत के अंदर संयोगित होता है। सो ऐसे जो कॉम्बिनेशन है या फिर ऐसी जो जोड़ है, यही जोड़ है कारण समझने के लिए कि हमारी जो सृष्टि है ये पंचमहाभूतों से मिला हुआ है या पंचमहाभूत है इसका कारण, यानी जोड़ है, ये कॉम्बिनेशन है, द रीजन फॉर कंसिडरिंग कि ये पंचमहाभूत है हमारी सृष्टि। ये जो जोड़ है सभी समय एक तरह नहीं होता। मतलब कि ये कि कहीं कहीं बार एक भूत प्रिडोमिनेंट रहती है, कहीं पर दो प्रिडोमिनेंट, ऐसे चीजें बताया जाता है। यानी जब मान लीजिए कि वायु भूत की प्रिडोमिनेंसी होती है यहाँ पर, तो वो जो वस्तु है भले ही उसमें 5 भूत होता है, परंतु वायु भूत वहां पर प्रधानता रहने के कारण उसको वायव्य कहा गया है। अब आकाश भूत प्रिडोमिनेंट हो तो उसको आकाशीय कहा गया जाएगा। तो जैसे अभी पाई डायग्राम के अंदर आप देखेंगे कि इस चीज को हम वायव्य कहेंगे। वायव्य क्यों? क्योंकि भले 5 है परंतु वायव्य की जो वायु भूत है वो अधिक है, इसी कारण से इस वस्तु या फिर चीज को हम वायव्य कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को हमेशा एक माना है। किन्होंने माना है? चरक संहिता में एक अव्यक्ति के अंदर दोनों को इकट्ठे माना है, ठीक है। परंतु सुश्रुत संहिता में ऐसा नहीं माना है, पुरुष बाहर होता है, प्रकृति समान रूप से इन्होंने नहीं कहा है। तो इसी कारण से वहां पर जो तत्व है उनमें 24-25 की जो डिफरेंस आ जाती है। तो यहाँ पे एक भले ही ये दोनों अलग अलग हो, इसमें एक समानता भी रहती है। यानी ये अनादि है, ये अनंत है, ये अलिंग है और ये सर्वव्यापी सर्वगत भी है। पुरुष और प्रकृति के जो डिफरेंस है उसके बारे में आप हम पढ़ेंगे। जो प्रकृति जो है वो एक है और ये अचेतन है, यानी इसकी कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। इसका गुण जो है वो 3 है और ये प्रसव धर्मी, यानी वो दूसरे को जन्म दे सकती है, और ये अमध्यस्थ धर्मी है, यानी सुख और दुख जो है वो इस पर असर करता है या फिर प्रभाव में वो आती है। परंतु पुरुष जो है इसका विपरीत होता है, पुरुष विपरीत होता है और इसमें कोई भी तरह की जो सुख दुख जो भी है इसका कोई असर उसको नहीं पड़ता और ना ही जन्म देता है। इसकी कोई क्वालिटी नहीं है, परंतु कॉन्शियस होता है और एक अनेक बताया गया है। तो ये पुरुष और प्रकृति के बीच का अंतर है। अब पिछले बार जैसे हमने कहा कि चरक संहिता के अंदर क्षेत्र जो है उसको बॉडी माना है, और क्षेत्रज्ञ यानी जो बॉडी को समझता है या बॉडी को बारे में जानकारी है उसे पुरुष और प्रकृति दोनों कहा गया है चरक संहिता के अंदर, ठीक है। अब चरक संहिता के अंदर एक और बात उन्होंने कहा है कि क्रिएशन हैपन्स आफ्टर एवरी महाप्रलय, यानी सृष्टि की उत्पत्ति होती है हर एक महाप्रलय के बाद। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि जो सृष्टि उत्पत्ति जो है या फिर क्रिएशन है वो एक साइक्लिक प्रोसेस है, चलता ही जाता है, ऐसे ही चलता जाता है, यानी चक्रिक प्रक्रिया इसको हम कह सकते हैं, जो कि हमेशा साइक्लिक रहता है। तो क्रिएशन हैपन्स आफ्टर एवरी महाप्रलय। सो फ्रॉम दिस हमें ये पता चलता है कि क्रिएशन एक साइक्लिक प्रोसेस है। अब जब पहले बताया है कि जब चरक संहिता के अंदर प्रकृति के बाद महत को उन्होंने बुद्धि तत्व के बारे में जैसे बताया है, तो बुद्धि से अगर जब एक बार हो जाता है तब बुद्धि से मैं कर चीज है वो अहंकार जन्म लेता है। सो
वंस बुद्धि गेट्स फॉर्म्ड, अहंकार जन्म ले लेता है। अहंकार से खादिनी यानी पंच तन्मात्रा और एकादश इंद्रिय की जन्म होता है। अब हम समझते हैं कि सांख्य दर्शन और चरक संहिता के अंतर क्या क्या है। तो सांख्य दर्शन ने कहा है कि ये ड्युअलिस्टिक होता है, यानी पुरुष और प्रकृति को दोनों विभिन्न माना है। चरक संहिता में अव्यक्त के अंदर दोनों को इकट्ठे माना है। पुरुष अनेक माना है, पुरुष एक माना है। गुण के बारे में बताया गया है, ऐसा कोई फैक्टर के बारे में, गुण के बारे में नहीं बताया गया। अहंकार 3 तरह के होते हैं, अहंकार के बाहर 3 तरह, ऐसे कोई विभाजना या फिर कोई डिविजन्स नहीं बताया है। सेंस ऑर्गन बहुत भौतिक, यहाँ पर सेंस ऑर्गन्स भौतिक माना गया है। ठीक है। अब प्रलय के बारे में बात करेंगे। जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है उसके बाद प्रलय होता है। तो प्रलय में क्या होता है, जो चीज, जैसे अभी जो सृष्टि है, अभी क्रिएशन है, मैं आप सभी जो भी है, वो एक अवस्था है, यानी व्यक्त अवस्था है। हम जानते हैं ये व्यक्त है। और जब प्रलय होता है तो क्या होता है, प्रलय होता है तो व्यक्त से जाकर अव्यक्त में लीन हो जाता है, इसे कहते हैं प्रलय। और प्रलय के बाद आता, अब महाभूत से, महाभूत यानी जो यानी महान ऐसा नहीं है, यानी महान यानी बड़ा, ये जब तन्मात्रा में लीन हो जाता है, इंद्रिय में लीन होता है, ये दोनों फिर अहंकार में लीन होता है, बुद्धि में लीन, और अंतिम में प्रकृति। ऐसे छोटे अक्षर इसलिए मैंने लिखा है ताकि आप जाने कि ये सूक्ष्म 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 अति सूक्ष्म ऐसा हो जाता है। ठीक है। अब सृष्टि की उत्पत्ति यहाँ समाप्त हो जाता है, और अगर हम चाहे तो और हम पढ़ सकते हैं, परंतु इसका कंक्लूजन के तौर पर मैं बताना चाहूंगी कि ये कॉस्मोलॉजी या फिर सृष्टि की जो उत्पत्ति है वो बेहद कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये जो भी है ये हमारे जो परसेप्शन से परे होता है। हम ज्ञान कैसे हम प्राप्त करते हैं, हम ज्ञान तभी प्राप्त कर सकते हैं जब किसी, मतलब किसके थ्रू हम प्राप्त करते हैं, यानी सेंस ऑर्गन या सेंसेस से हम प्राप्त कर सकते हैं। परंतु ये ध्यान दीजिएगा कि अव्यक्त ये जो चीज है या फिर अहंकार, ये तो तन्मात्र, ये सेंस ऑर्गन इंद्रिय होने से पहले वाली जो चीजें हैं, तो इसको समझना और इसको प्रत्यक्ष रूप में देखना, ये जो चीज है ये हमारे बस में नहीं है। और जो चीज हमारे बस में नहीं है, हम परसीव नहीं कर सकते हमारे सेंस ऑर्गन से, तो इसे हम बस कल्पना ही कर सकते हैं, इमेजिन ही कर सकते हैं। परंतु इसमें अगर किसी को रुचि है तो इसको और हम पढ़ सकते हैं, और इसमें क्वांटम फिजिक्स का भी जिक्र होता है कहीं ना कहीं, तो उसको अगर कोई इंटरेस्टेड है तो यूं भी पढ़ सकता है। परंतु एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इतना नहीं चाहिए, लेकिन ये बहुत ही, मुझे भी इसके बारे में जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा मिले, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा मैं मानती हूँ। अब बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में एक नया टॉपिक। तो थैंक यू वेरी मच। इससे पहले आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करेगा ताकि ये चैनल और बढ़े। थैंक यू वेरी मच।